दोस्तों आज मैं जिस मूवी को एक्सप्लेन करने वाला हूँ वो 2023 में रिलीज हुई मूवी स्क्रीम 6 है। ये एक अमेरिकन हॉरर स्लैशर मूवी है जिसे डायरेक्ट किया है मैट ऑल्बिन और टाइलर जिलेट ने। ये मूवी स्क्रीम मूवी फ्रेंचाइज की 6 इंस्टॉलमेंट है। तो अगर अब हम इसकी रेटिंग की बात करें तो IMDb पे इसे 7.3 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है एंड रॉटन टमाटोज पे ये 77% रेटिंग के साथ अवेलेबल है, जो कि एक हॉरर मूवी के लिए काफ़ी अच्छी रेटिंग मानी जाती है। तो दोस्तों अब मैं आपका ज़्यादा समय ना लेकर मूवी की तरफ चलता हूँ। मूवी की शुरुआत होती है वुड्सब्रो इंसिडेंट के कुछ समय बाद से, जहां हम ब्लैकमोर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लॉरा क्रेन को देखते हैं जो कि ब्लाइंड डेट पर आई थी। काफी समय इंतजार करने के बाद क्रेन को उसके डेट का कॉल और मैसेज आता है जो कहता है कि उसे रेस्टोरेंट नहीं मिल रहा और वो उसे बाहर आकर पिकअप कर ले। उससे बात करते हुए बाहर आती है और एक खाली रास्ते पर पहुंचती है जहां पर फोन पर उसके डेट की आवाज अचानक से स्केरी हो जाती है। तभी अंधेरे में पीछे से घोस्ट फेस किलर उसके सामने आकर उसे काफी ब्रूटली तरीके से स्टैब करके मार देता है और ये करते हुए वो काफ़ी इंजॉय कर रहा था। फिर वो कॉस्ट्यूम चेंज करके वहाँ से जाने लगता है। तभी रास्ते में उसे टेरा मिलती है जिससे उसकी थोड़ी बहुत जान पहचान थी। वो उससे बात करके घर आता है और अपने घोस्ट फेस मास्क को क्लोजेट में रख देता है जहाँ एक और मास्क रखी हुई थी। वो इस अपार्टमेंट में अपने दोस्त ग्रेग के साथ रहता था जो कि अभी फ़िलहाल घर पर नहीं है। अब यहाँ हमें उसका नाम जेसन पता लगता है। तभी उसे ग्रेग का फ़ोन आता है जो उससे घोस्ट फेस की आवाज़ में ही बात कर रहा होता है और बातों ही बातों में वो सीरियस हो जाते हैं कि उसने अपने ही टीचर को क्यों मार दिया, जिस पर वो कहता है कि उसने उसको नंबर कम दिए थे और उसे मारते वक्त उसे काफ़ी मज़ा आया। वो दोनों कारपेंटर सिस्टर्स को भी मारने की तैयारी में थे। तभी ग्रेग की आवाज़ घोस्टफेस की आवाज़ की तरह हो जाती है जिससे जेसन काफ़ी डर जाता है और वो उसे घर में इधर उधर कुछ ढूंढने को बोलता है, जहां अचानक से उसे फ्रिज में ग्रेग की बॉडी टुकड़ों में मिलती है और तभी वहां सामने आता है द रियल घोस्टफेस जो कि जेसन को स्टैब करके मार देता है। तभी सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं सैम कारपेंटर को जो कि पिछले कुछ महीनों से डॉक्टर स्टोन के पास थेरेपी के लिए आ रही थी। वो उन्हें बताती है कि वो काफ़ी परेशान हो गई थी जब उसे पता चला था कि उसके पिता एक सीरियल किलर थे, यानी कि बिल लूमिस द ओरिजिनल घोस्टफेस किलर इन द फर्स्ट स्क्रीम मूवी। और उसका बॉयफ्रेंड रिची भी एक किलर निकला जो कि अपनी गर्लफ्रेंड के साथ मिलकर किलिंग किया करता था, लेकिन ऑनलाइन उनके नाम के फैन क्लब्स बने हुए थे और एक कॉन्स्पिरेसी थ्योरी चल रही थी कि सब कुछ सैम ने ही किया था और बाद में बेचारे रिची को फंसा दिया गया। इनफैक्ट उसे अपने बॉयफ्रेंड को मारते हुए काफ़ी अच्छा लगा था, लेकिन ये सारी बातें बकवास थी। खैर कुछ देर बाद उसकी डॉक्टर से बहस हो जाती है और वो अपने घर चली जाती है। खैर यहाँ हम कुछ कैरेक्टर से इंट्रोड्यूस होते हैं। टेरा जो कि सैम की बहन थी और जेसन और ग्रेग इन्हीं कारपेंटर सिस्टर्स को मारने की तैयारी कर रहे थे, लेकिन उससे पहले ही किसी घोस्टफेस ने उन्हें मार दिया। खैर अब हम यहाँ उनके फ्रेंड क्विन, चैड, मिंडी, उसकी गर्लफ्रेंड अनिका और चैड का रूममेट ईथन से मिलते हैं। थोड़ी देर बाद सैम घर आती है तो उसे उसकी बहन टेरा घर पर नहीं मिलती। तब क्विन उसे बताती है कि वो किसी पार्टी में गई है। ये सुनकर सैम टेरा को वहां लेने चली जाती है क्योंकि वो टेरा के लिए काफ़ी परेशान रहती थी। पार्टी में टेरा के साथ एक लड़का ज़बरदस्ती करने की कोशिश करता है तो सैम उसे हर्ट करके वो टेरा को लेकर बाहर आ जाती है, जहाँ टेरा उससे झगड़ने लगती है कि वो उसकी लाइफ को ऐसे कंट्रोल नहीं कर सकती। सैम पुरानी चीज़ों को लेकर काफ़ी परेशान रहती थी जिसे अब उसे भुलाना होगा। सैम टेरा को कहती है कि वो सिर्फ उसे प्रोटेक्ट करना चाहती है क्योंकि पास्ट में जो कुछ भी हुआ वो उसे ऐसे ही नहीं भूल सकते, उन्हें केयरफुल रहना होगा। लेकिन टेरा उसकी कोई भी बात नहीं सुनती और वहां से नाराज होकर चली जाती है। उस कॉन्स्पिरेसी थ्योरी के कारण सैम पब्लिक में निकलने से भी घबराती थी क्योंकि लोग उसे बुली करते थे, खूनी कहते थे और यहाँ भी कुछ लड़कियां उसे बुरा भला कहती है जिनसे उसका झगड़ा हो जाता है और इसका कोई वीडियो बना लेता है। अब वो लोग घर आ जाते हैं जहाँ चैड टेरा को समझाने जाता है कि सैम उसकी बहन है और वो उसकी फिक्र करती है, जो कि बिल्कुल भी गलत नहीं है। और यहाँ हमें पता लगता है कि चैड और टेरा एक दूसरे को काफ़ी पसंद करते हैं। खैर अब सैम घर के बाहर बैठी हुई थी जहाँ उसका बॉयफ्रेंड डैनी उसके पास आकर उससे बातें करता है। सैम उसे सारी बातें बताकर अपने मन को हल्का करती है और वो भी उसे चीयर अप करता है। तभी चैड सैम को ऊपर घर में बुलाता है जहाँ टीवी पर जेसन और ग्रेग की न्यूज़ चल रही थी जिसको घोस्टफेस ने खत्म कर दिया था। और ये सुनते ही सैम काफ़ी परेशान हो जाती है। वो तुरंत टाउन छोड़ने का फैसला करती है अपने बहन को बचाने के खातिर, लेकिन टेरा अभी इन सब के लिए रेडी नहीं थी। वो कहती है कि सैम कुछ ज़्यादा ही सोच रही है, हो सकता है वहाँ कुछ लोग घोस्टफेस कॉस्ट्यूम में घूम रहे हो और ये काम किसी और का हो। इससे पहले कि वो कुछ आगे सोच पाते तभी क्वीन के डैड ऑफिसर वेन बेली का कॉल आता है जो कि उन्हें बताते हैं कि सैम की आईडी जेसन के डेथ स्पॉट पर मिली है और वो उसे क्वेश्चनिंग के लिए पुलिस स्टेशन बुलाते हैं। अब सैम ऑफिसर वेन के पास जाने लगती है लेकिन टेरा जिद करती है कि वो भी उसके साथ जाएगी और वो दोनों ही वहां जाने लगते हैं। पर तभी सैम के फोन पर रिची के नंबर से कॉल आता है जहां घोस्टफेस उससे बातें करता है, जो कि काफी शॉकिंग था क्योंकि रिची तो मारा गया
गया था। वो जेसन और ग्रेग की बातें उसे बताता है कि वो लोग सैम को मारने की प्लानिंग कर रहे थे, जिस पर वो कहती है कि वो उसे प्रोटेक्ट करने आया है, जिस पर वो कहता है कि ऐसा बिल्कुल नहीं है। वो जानता है कि सैम एक झूठी है, वो एक किलर है जिसे वो बहुत जल्दी पनिश करके रहेगा। वो रास्ते में आने वाले सभी लोगों को खत्म कर देगा। तभी अचानक से वो उनके सामने आता है और उन पर अटैक करने लगता है, जिसका मतलब वो उनके आसपास से ही बात कर रहा था। वो दोनों भागकर एक शॉप में जाती हैं और हेल्प मांगती हैं, जहाँ पर घोस्टफेस किलर भी आ जाता है, जिसको कुछ लोग रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उन सबको खत्म कर देता है। और तभी शॉपकीपर भी उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन वो भी नहीं रोक पाता और वो भी उसे खत्म कर देता है। सैम और टेरा तब तक छुप चुके थे। जब तक घोस्टफेस उसे ढूंढने की कोशिश करता है, तब तक वहाँ पुलिस आ जाती है और वो तब तक स्क्रीम घोस्टफेस का मास्क वहाँ छोड़कर वहाँ से भाग जाता है। खैर, अब उन दोनों को पुलिस स्टेशन लाया जाता है और ऑफिसर वेन उनसे पूछताछ करते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर आती है स्क्रीम 4 की कैरेक्टर कर्बी रीड, जो कि यहाँ पर एक FBI स्पेशल एजेंट है और आगे से अब वो इस केस को हैंडल करने वाली थी। वो सैम के कॉलेज की सीनियर थी, तो उनकी पहले से ही जान पहचान थी। अब शॉप वाली किलिंग्स की रिपोर्ट और एविडेंस आती है, तो उसके अंदर जो मास्क छोड़ा गया था वो वहाँ पर 2011 की स्क्रीम का मास्क था, जिसके अंदर चार्ली और जिल किलर थे और कर्बी चार्ली से ही स्टैब होकर बच गई थी। और यही नहीं, बल्कि मास्क जेसन और ग्रेग के पास भी छोड़ा गया था। वो आखिरी स्क्रीम मूवी का मास्क था, जहाँ पर रिची और एम्बर किलर थे। सैम इन चीज़ों से दूर रहना चाहती थी, तो वो वहाँ से चली जाती है, लेकिन वो शॉप वाली किलिंग्स के टाइम वहीं पर थी, तो इन्वेस्टिगेशन खत्म होने तक वो टाउन से बाहर नहीं जा सकती थी। खैर, अब वो बाहर आती है तो उसे बहुत सारे रिपोर्टर्स घेर लेते हैं, जिनमें से एक होती है गेल वेदर्स, जिसने लास्ट टाइम उन दोनों बहनों के बारे में बहुत कुछ छाप दिया था और वो दोनों बहनें उससे बहुत नाराज थे। लेकिन वो उससे कहती है कि वो उसका काम है, वो भी घोस्टफेस को पकड़वाना चाहती है और वो सिडनी के बारे में बताती है कि वो अपनी फैमिली के साथ हाइडिंग पर निकल चुकी है, ताकि वो इन सब चीज़ों से बच पाए। खैर, अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं डॉक्टर स्टोन को, जिसके घर वही घोस्टफेस किलर आता है और उन्हें खत्म करके वहां से सैम की फाइल लेकर चले जाता है और यहाँ भी एक मास्क छोड़ जाता है, जो कि स्क्रीम 3 का था। खैर, अब ये बात पुलिस को पता चलती है, तो वो वहां पहुंचती है और अब कर्बी और ऑफिसर वेन आपस में बात कर रहे होते हैं कि ये वाला किलर चाहता क्या है और ये उन मास्क को छोड़कर क्यों जाता है। अब वो दोनों पुराने सभी केसेस के रिकॉर्ड निकालते हैं, स्क्रीम 1 to 5 सभी के किलिंग्स और उनके घोस्ट फेसेस के। इधर सैम और बाकी दोस्त डिस्कस करते हैं कि आखिर ये घोस्ट फेस चाहता क्या है, क्योंकि हर घोस्ट फेस अपनी स्टैब मूवी बनाना चाहता था और रिची भी वही कर रहा था। जिस पर मिंडी फिगर आउट करती है कि वो अपनी एक नई फ्रेंचाइज बनाना चाहती है, जिसके अंदर नए कैरेक्टर्स इंट्रोड्यूस होंगे और लेगेसी कैरेक्टर आएंगे सिर्फ नॉस्टैल्जिया के लिए और सारे के सारे बाद में खत्म कर दिए जाएंगे। खैर, अब वो लोग अपने सस्पेक्ट मार्क करते हैं, तो इस फ्रेंचाइज के रूल के हिसाब से क्विन, जो कि सैम और टेरा की रूममेट बनी हुई है, वो किलर हो सकती है। ईथन भी हो सकता है और अनिका भी हो सकती है, जिस पर वो तीनों ये कहते हैं कि वो लोग ये नहीं कर रहे और उनके लिए बाकी चारों सस्पेक्ट है। तो हो सकता है कि ट्रॉमा के अंदर आके सैम या फिर किसी और ने पागल होकर ये मजे के लिए कर रहा हो। यहाँ पर सब लोग एक दूसरे पर शक कर रहे थे। खैर, रात को अब वो घर आकर टीवी देख रहे होते हैं, जिस पर यह खबर चल रही थी कि पुलिस की प्राइम सस्पेक्ट सैम कारपेंटर है और उसकी वो रोड पर लड़कियों से लड़ने वाली वीडियो भी वायरल हो गई थी, जिसके बारे में मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जिससे परेशान होकर वो टीवी बंद कर देती है। अब उसे समझाने के लिए टेरा, मिंडी और चैट जाते हैं और उसे कहते हैं कि वो उस पर पूरा यकीन करते हैं और वो सब एक साथ रहेंगे एक टीम की तरह। खैर, अब तक यहाँ पर डैनी, जो कि उनके साइड वाले अपार्टमेंट में ही रहता था, वो देखता है कि सैम के घर के अंदर घोस्ट फेस घुसा हुआ है और वो ये बात बताने के लिए सैम को कॉल करता है, लेकिन वो फोन नहीं उठाती। तब तक घोस्ट फेस आकर क्विन को खत्म कर देता है। वो लोग वहां से भागने की कोशिश करते हैं, जिसके अंदर चैट और टेरा तो वहां से बाहर निकल जाते हैं, लेकिन बाकी के सब वहीं फंस जाते हैं और घोस्ट फेस अनिका को स्टैब करके घायल कर देता है। अब तक मिंडी और सैम अनिका को लेकर वॉशरूम में छुप जाते हैं और दरवाजे को लॉक कर लेते हैं। तब तक डैनी अपनी विंडो से एक सीढ़ी उनकी विंडो में डालता है, जिससे सैम और मिंडी तो वहां से निकलकर डैनी के पास आ जाते हैं। पर अनिका जैसे ही आने को होती है, तब तक घोस्टफेस वॉशरूम के दरवाजे को तोड़कर वॉशरूम के अंदर आ जाता है और सीढ़ियों को हिलाकर वो उसे नीचे गिरा देता है, जिससे वो भी खत्म हो जाती है और वो वहां से चला जाता है। तब तक पुलिस वहां आ गई थी, पर सैम यहाँ काफी परेशान थी, जिसे डैनी संभालने की कोशिश करता है, पर अभी उसे किसी पर भरोसा नहीं हो रहा था, जिसे समझते हुए डैनी वहां से चले जाता है। खैर, तब तक हम वहां ऑफिसर वेन को आते देखते हैं, जो कि अपनी बेटी के मौत के दुख में काफी परेशान थे, जिन्हें सैम और टेरा संभालने की कोशिश करती है। वेन बताते हैं कि उन्हें केस से निकाल दिया गया है, लेकिन वो कसम खाते हैं कि वो अपनी बेटी के मरने का बदला घोस्टफेस से जरूर लेंगे। तब तक वहां हम गेल और कर्बी को आते देखते हैं, जो उन सबको वहां से एक जगह पर लेके जाती है, जो कि एक पुराने थिएटर जैसा दिख रहा था, जिसमें स्क्रीम मूवी को श्राइन बना दिया गया था। यहाँ पर पुरानी मूवी की छोटी से बड़ी चीज हर चीज मौजूद थी और इस जगह को किसी और ने नहीं बल्कि जेसन और ग्रेग
क्रेग ने बनाया था, पर घोस्टफेस को ये जगह पता चल गई थी और उसने यहीं से सभी मास्क लिए थे। पर सैम बिली के मैन्युकिन को देखती है, जहाँ पर उसे फिर से उसके विजन्स आते हैं जो कि उसे इसमें शामिल होकर किलिंग करने को कहता है, लेकिन वो अपने आप को संभाल लेती है और अब उसकी थोड़ी बहुत बहस टेरा से हो जाती है, जो कि कहती है कि वो नॉर्मल लाइफ जीना चाहती है, जो कि हो नहीं रहा था, जहाँ पर कर्बी उसे और गेल सैम को संभालती है। अब वो सब वहाँ से जाते हैं और एक प्लान बनाते हैं कि सैम और टेरा बाहर अकेले घूमेंगे और वो सब छुपकर उन पर नजर रखेंगे। जैसे ही घोस्टफेस उन पर हमला करेगा वो सब उसे पकड़ लेंगे, कॉल करके उसकी लोकेशन भी ट्रैक कर लेंगे। लेकिन ये प्लान फेल हो जाता है क्योंकि घोस्टफेस का कॉल आता तो है लेकिन गेल के घर से, और वो सब गेल को बचाने के लिए भागते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है गेल पर, जो कि अपने बॉयफ्रेंड के साथ घर पर थी और घोस्टफेस उसे कॉल करता है। वो उसको डराता है, पुरानी बातों से इमोशनल करने की कोशिश करता है और इसी बीच उसके बॉयफ्रेंड को खत्म कर देता है। अब वो गेल पर अटैक करता है लेकिन वो बचकर भागती है और अपनी गन उठा लेती है। वो उसे शूट करती है लेकिन वो उससे बच जाता है और फाइनली उसे स्टैब कर देता है। तब तक सैम और टेरा वहां आ जाते हैं और घोस्टफेस वहां से भाग जाता है। गेल यहाँ पर अब तक सेफ थी और उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है। सभी लोग हॉस्पिटल आते हैं पर सैम अब तक पूरी तरह से टूट चुकी थी। वो फैसला करती है कि अब वो किसी को भी मरने नहीं देगी। वो खुद घोस्टफेस के पास जाएगी क्योंकि वही उसका टारगेट है, पर सब लोग उसे समझाते हैं कि अभी तक उसने सभी को प्रोटेक्ट किया है और अब वो लोग उसको प्रोटेक्ट करेंगे। यहीं पर ईथन भी था जिस पर सबको शक था और यह बेचारा फालतू में यहाँ फंसा हुआ था। अब वो लोग एक प्लान बनाते हैं कि वो उस अबेंडन थिएटर में घोस्टफेस को बुलाएंगे और वहीं उसे खत्म कर देंगे, और ये प्लान में वो ऑफिसर वेन को भी शामिल कर लेते हैं। लेकिन यहाँ पे सबसे बड़ी बात थी कि इनके बीच कोई कल्प्रिट था, क्योंकि इनके सारे प्लान पहले से ही घोस्टफेस को पता लग रहे थे। अब वो सब ट्रेन से थिएटर के लिए निकलते हैं, लेकिन काफ़ी भीड़ की वजह से मिंडी और ईथन की ट्रेन मिस हो जाती है और वो दोनों सबसे अलग हो जाते हैं। वो दूसरी ट्रेन से जाने लगते हैं। अब सैम देखती है कि हैलोवीन की वजह से सभी लोग कॉस्ट्यूम के अंदर है और उनमें से बहुत सारे घोस्टफेस की कॉस्ट्यूम में थे, जिससे सबका डर बहुत बढ़ गया था क्योंकि उनमें से कोई भी असली घोस्टफेस हो सकता था। यहाँ पर मिंडी की ट्रेन में भी वही हाल था। उसे ईथन पे ही शक हो रहा था, लेकिन जैसे ही वो ईथन की नजरों से दूर जाती है तो अकेले में घोस्टफेस आकर उसे स्टैब कर देता है और वो वहां से भाग जाता है। ईथन अब मिंडी को संभालता है और तुरंत ही हॉस्पिटल लेकर जाता है। इधर वो लोग थिएटर पहुंचते हैं, जिन्हें बाहर कर्बी मिलती है और अंदर जाने से सैम डैनी को मना करती है, ये कहते हुए कि वो लोग इतने अच्छे से नहीं जानते, और वो बाहर ही रुक जाता है। यानी कि सैम का शक अभी सभी पर था। वो लोग अंदर जाते हैं और कर्बी डोर को लॉक कर देती है, जहां सैम अपने फादर बिली के मैन्युकिन के पास थी, जहां पे फिर से उसे विजन्स आते हैं कि हथियार उठा लो और सब कुछ खुद ही खत्म कर दो, और वो अपने फादर की ही नाइफ पिक करती है। तभी सैम को ऑफिसर वेन का कॉल आता है, जो कि उसे बताते हैं कि वो थिएटर उनके लिए एक ट्रैप है, क्योंकि कर्बी ने झूठ बोला था, क्योंकि वो कुछ समय पहले ही FBI से निकाली गई थी। इट मीन्स कि वो भी किलर हो सकती थी। सैम अब टेरा को ढूंढने जाती है। यहाँ टेरा चैड के साथ थी और वो दोनों एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार कर रहे थे, लेकिन तभी घोस्टफेस आकर उन्हें स्टैब कर देता है और वो लोग बचकर वहां से भागते हैं। वो जैसे तैसे घोस्टफेस को घायल कर देते हैं और जैसे ही चैड उसे मारने वाला होता है तभी एक दूसरा घोस्टफेस आकर उसे स्टैब कर देता है। अब वहां एक नहीं बल्कि दो घोस्टफेसेस थे। अब सैम और टेरा वहां से बचकर भागती है, लेकिन वो दोनों घोस्टफेसेस मिलकर उसे घेर लेते हैं। लेकिन तभी कभी आकर उन्हें शूट करने लगती है, पर तभी वहां पर ऑफिसर वेन आते हैं, जिसके पीछे वो दोनों घोस्टफेस भी आ जाते हैं, लेकिन वो कभी को ही शूट करता है। और यहाँ हमें पता लगता है कि यहाँ पर एक नहीं दो नहीं बल्कि तीन घोस्टफेसेस है, जो कि और कोई नहीं बल्कि ऑफिसर वेन, उसका ही बेटा ईथन और उसकी बेटी क्विन, जिसको मारने का उन्होंने नाटक किया था ताकि इनके ऊपर कोई शक ना जाए। और यही वजह थी कि सैम के ग्रुप का सभी प्लान इन्हें पहले से ही पता लग जाता था। खैर अब वो बताते हैं कि आखिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, जहां वेन बताता है कि वो अपने बेटे की मूवी स्टैप को कंप्लीट करना चाहता है, जिसमें सैम इन दी एंड घोस्टफेस के रूप में सामने आती और मारी जाती। मीन सभी किलिंग सैम ने की है ऐसा उसका बेटा दिखाना चाहता था, जिसे सैम ने ही मार दिया था। तो यहाँ पर सैम ने किसे मारा था और कौन अपनी स्टैप मूवी कंप्लीट करना चाहता था, तो वो और कोई नहीं बल्कि रिची था। और वेन उसका ही पिता है, ईथन उसका ही भाई है और क्वीन उसकी ही बहन है। और वो जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी सैम के खिलाफ चल रही थी वो सब क्वीन ही कर रही थी, जिस पर लोग यकीन भी करने लगे थे। और वो जो घोस्टफेस मास्क वो यूज कर रहे थे वो सभी पुराने किलर्स के थे। जो मास्क वेन के पास था वो विली वाला था, जो सैम को पहनने के लिए वो कहता है, क्योंकि वो पहनाकर वो उसे मारेगा ताकि मूवी कंप्लीट कर सके और लोगों को बता सके कि सैम अपने डैड जैसी ही थी। खैर अब वो लोग सैम और टेरा की तरफ बढ़ते हैं, लेकिन वो दोनों उनसे बचकर भागती है, जहां टेरा ईथन को स्टैब करके मार देती है और सैम क्वीन को शूट करके मार देती है। पर जैसे ही वो वेन
को शूट करती है उसकी बुलेट खत्म हो जाती है और वो दोनों नीचे गिर जाते हैं। वेन गिरने से बेहोश हो जाता है, पर जब वो होश में आता है तब तक वो अकेला था। तब उसे अल्टीमेट घोस्टफेस का कॉल आता है जो उसे थोड़ा बहुत बात करता है और इन दी एंड स्टैप करके मार देता है। और ये कोई और नहीं बल्कि सैम थी, जिसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर दिया गया था। अब सैम और टेरा सब कुछ खत्म करके बाहर आते हैं, जहाँ टेरा सैम से कहती है कि अब वो उसके साथ ही रहेगी। तब तक ईथन अभी तक जिंदा था, जिसे कभी शूट करके मार देती है क्योंकि वो कोई किलर नहीं थी। तब तक पुलिस भी वहां आ गई थी। मूवी की एंडिंग सीन में हम सबको हॉस्पिटल ले जाते देखते हैं, जहां चैड बच गया था और मिंडी भी बच गई थी। और हम सैम को देखते हैं जो कि अपने डैड वाले मास्क को साथ रख रही थी, पर टेरा को देखकर वो मास्क को फेंक देती है क्योंकि अब वो किलर नहीं बनना चाहती थी। और यही मूवी खत्म हो जाती है। दोस्तों, अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। इससे हम मोटिवेट होंगे और आपके लिए वीडियोस बनाते रहेंगे।